Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिल सके। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उसको याद करने का, और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अभ्यास है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, इसमें पहला चीज है आनुवांशिकी। ये अध्ययन है, ये दो प्रकार के हैं। एक आनुवांशिकता है, इसकी विविधता। यह जनन और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। अब इसमें दिया गया है कोशिका की विभिन्नता। देखिए, विभिन्नता या विविधता, यह जनन और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। अब इसके भी विभिन्नता के भी दो प्रकार हैं। एक है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरा है जनन कोशिका विभिन्नता। यह शारीरिक कोशिकाओं में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जैव विकास में सहायक नहीं है। ये इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। ये कोशिका की विभिन्नता है। और जनन कोशिका विभिन्नता, यह जनन कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग, मानव के शरीर की लंबाई, ये आनुवांशिक लक्षण में आ जाता है। आगे देखिएगा, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे वो जंतु हो या कोई भी हो। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनक है और एक लैंगिक जनक है। अलैंगिक जनक में विभिन्नताएं कम होती है, डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। और अलैंगिक जनन जो होता है विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन या के द्वारा होता है। ये विभिन्नता जो है, इससे क्या लाभ है? पहला लाभ इसका है, प्रकृति की विविधता के कारण के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जीवों को जो है विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। और दूसरा नंबर में है पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। इस तरह से स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपली मानव सम्मिष्ट में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। अब देखिए मेंडल का योगदान, ये मेंडल के बारे में आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में देखते हैं। मेंडल की आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे
के विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। इसको याद रखिएगा। मटर के बीज का पर जो प्रयोग किया गया था वो मेंडल ने किया था और मेंडल को ही आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। लक्षण देखिएगा, बीज का आकार है ये गोल है और अप्रभावी विशेषक है, ठीक है। बीज का रंग देखिए पीला, हरा, इस तरह से फूल का रंग बैगनी और सफ़ेद, फली का फूली हुई और ये सिकरी हुई। इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक के कारण ये होता है, ठीक है। लक्षण में परिवर्तन हो जाता है। आगे मटर के बीज पर जो उसके द्वारा प्रयोग किया गया था फली पे, तो फली पे जो था हरा रंग का फली था, अक्षीय हो गया पुष्प का, पुष्प की स्थिति जो है ये अत्यंत पुष्प का। दूसरा पर जो किया गया था वो अत्यंत था, उसमें पुष्प और पौधे जो है पौधे पुष्प की स्थिति के बाद जो है पौधा लंबा हुआ, इसका पौधा जो क्या हुआ, बौना हुआ। यानी कि बीज की प्रकृति पे पौधे का विकास निर्भर करता है। ये मेंडल के प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ। आगे देखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। 1 नंबर, मटर के पौधे का ही चयन मेंडल ने क्यों किया? ये इस गुण के कारण जो है मेंडल ने मटर के पौधे में विपीआरसी यानी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल, पौधे का जो मटर के पौधे का जो है जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागन भी कराया जा सकता है। यानी कि पौधे मटर के बीज का जो पौधा निकलता है ये स्वपरागन होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से इसका परागन भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, यानी कि एक ही समय में वो एक बीज नहीं अनेक बीज बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वो तो हो गया कि मेंडल ने जो है मटर के का ही बीज क्यों लिया, तो ये हो गया। अब मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विषयार्थ विशेषक। पहला लक्षण इसमें आया कि तने की ऊंचाई, विषयार्थ विशेषण लंबा हुआ या बौना हुआ, फूलों का रंग बैगनी या सफ़ेद, फूलों की स्थिति अक्षीय सत्य, और फली जो है वो फूला हुआ या सिकुड़ता हुआ है, फली का रंग जो है हरा है या पीला है, इस तरह से उसने देखा। उसके बाद है एकल संकरण, मोनो हाइब्रिड। मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण जो किया जाता है इसे ही एकल संकरण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पौधा देखिए, लंबा पौधा जो है उसको टी से दर्शाया गया है, छोटा पौधा बौना पौधा जो है इसको स्मॉल टी से दर्शाया गया है। इस तरह से ये आपका लंबा पौधा हो गया, ये छोटा पौधा हो गया। लंबा पौधा से जब ये दो छोटा पौधा हो गया, ये दोनों एक साथ आ गया तो टेल, और ये फिर एक दूसरे से ये दोनों मिला, फिर ये टी हो गया और ये टी हो गया, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं हम, सभी लंबे पौधे हुए, यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया जो हुई, यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे जो मिला, इससे जो पौधा बना, यानी लंबे पौधा और बौना पौधा का जो आपने क्या किया, एकल संकरण किया, इससे जो भी पौधे उत्पन्न हुए वो क्या हुए, लंबे पौधे हुए। अब इसी प्रकार जब यहाँ पर आपको अभिक्रिया कराया गया, छोटे लंबे पौधे का छोटे पौधे से फिर लंबे छोटे हो गए, और इस तरह से फिर ये डबल टी यानी दोनों बड़े पौधे हो गए, फिर क्या हो गया, एक बड़ा पौधा एक बौना पौधा आ गया,
और यहाँ पर क्या हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा पौधा एक बौना पौधा और यहाँ पर दोनों क्या था, बौना पौधा। तो इस प्रकार जो है पौधे की प्रवृत्ति हुई कि यानी बड़े पौधे के बीज का जो पौधा वो बड़ा होगा, छोटे और बड़े मिलके बड़ा लंबा पौधा होगा, छोटा लंबा फिर लंबा पौधा, लेकिन यदि दोनों छोटा पौधा है तो क्या हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। ठीक, इसको समझ गए आप। अब इसका अवलोकन कराया गया। प्रथम संतति F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो है सभी पौधे लंबे हुए। F2 में जो है 3/4 लंबे पौधे हुए, 1/4 जो है वो पौधे क्या हुए, छोटे हुए। ठीक है। जीनोटाइप F2 3:1 यानी कि 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा हुआ। जीनोटाइप F3 में 1, 2, 3 के अनुपात में गया। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे इससे हम निष्कर्ष तक पहुँचे कि टीटी यानी बड़े पौधे, लंबा पौधा जो होगा, लंबे और छोटे दोनों लंबे पौधे, यद्यपि टीटी क्या होगा, वो छोटा टीटी, ये बौना पौधा हो जाएगा। टी एक प्रति पौधा को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। टी जो है सिर्फ टी के द्वारा आप एक लंबा पौधा बना सकते हैं, जबकि सिर्फ छोटी टी यानी कि बौने पौधे से आप प्रतिक्रिया करके वो छोटी बौना पौधा हो जाएगा। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। टी जैसे लक्षण बड़ी जो होगा वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, जबकि छोटे टी वाला क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। यहाँ पर आप द्विसंकरण या द्विविकल्पीय संकरण, वहाँ पर एकल संकरण आपने देखा था, अभी आपने इससे पहले देखा था एकल संकरण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विसंकरण या संकरण द्वि या फिर विकल्पीय संकरण। मटर के 2 पौधे के एक पौधे को एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया गया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि मटर का एक पौधा आ गया पीला और दूसरा हरा आ गया, ये RY हो गया, ये RX। अब इसके बाद क्या हो गया, ये RY और RX हो गया। इसका स्वपरागण कराने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से किस प्रकार कौन कौन किससे मिलके किस तरह का बनेगा। अब फिनोटाइप अनुपात गोले पीले 9, गोल पीले 9, गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1 हो जाएंगे। चित्र द्विक्रॉस के परिणाम जिनमें जनक 2 जोड़े विपरीत विषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति को इस तरह से आपको दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आपको दिया गया है कि F2 में जो है गोल और पीले 9 हैं, गोल हरे 3 हैं, झुर्रीदार पीले 3 हैं, झुर्रीदार हरे बीज 1 हैं। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है। 2 अलग अलग प्रकार के जो बीज होंगे इसमें स्वतंत्र और अनुवांशिकी वंशानुगति होगी। चलिए आगे देखते हैं। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो देखिए कोशिका के DNA, इसके द्वारा लक्षण को निर्धारित किया जाता है। DNA में होता है जीन सूचना स्रोत, इसके बाद जीन सूचना स्रोत होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, एंजाइम व हार्मोन। अब देखिए जीन के बारे में पहले अभी देखे, बड़ी टी और छोटी टी। जीन टी प्रभावी लक्षण एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, इसीलिए क्या होगा, पौधे लंबे होंगे। जबकि छोटा जीन जो होगा जीन टी, इसमें क्या होगा, एंजाइम कम दक्षता से कार्य करता है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है, जिसके कारण पौधे क्या होता है, बौना होता है। लिंग निर्धारण, इस तरह से आप जीन के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है मनुष्य में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा। ठीक है, ये ताप पर निर्भर करेगा क्या चीज़, लिंग का निर्धारण। जबकि कुछ प्राणियों में जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण सूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि गुणसूत्र जो होता है ये उस पर निर्भर करेगा। घोंघा में किस पर निर्भर करेगा, लिंग। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करेगा, और जबकि प्राणियों में किस पर, गुणसूत्र पर निर्भर, यानी कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण, देखिए ये नर है, नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ये X और X गुणसूत्र जब मिलेगा तो ये मादा हो जाएगा, और इसका X और इसका X मिलेगा तो भी मादा ही होगा। जबकि यदि इसका, आप देख सकते हैं, इसका Y गुणसूत्र आएगा और फिर इसका X आएगा, इसका Y आएगा, तो इस प्रकार नर होगा। इसका X और इसका Y आएगा तो नर होगा। यानी कि X गुणसूत्र से मिलने से मादा होता है, और X और X के मिलने से मादा होगा, और X और Y को मिलने से क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। इसको समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि मादा के अंदर, देखिए नर के अंदर, यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। हमारे समाज में अवधारणाएं हैं, किसी स्त्री को यदि पुत्र संतान नहीं होता है तो इसके लिए स्त्री को दोष दिया जाता है। तो आप इससे स्पष्ट रूपेण इसको समझ सकते हैं कि लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसमें मादा की कोई भूमिका नहीं होती है। इसीलिए कभी भी इस तरह की अवधारणाएं नहीं रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्त्री में दोष है। स्त्री में दोष नहीं होता है, पुरुष के अंदर दोष होता है, जिसके कारण कि लिंग निर्धारण में समस्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता के X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, और जिसे Y गुणसूत्र वंशागत होगा वह लड़का हो जाएगा। स्पष्ट हो गया आपको, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, आगे देखिए, जैव विकास। ठीक है, जैव विकास आगे है। जैव विकास क्या है? विकास सबसे पहले स्पष्ट कर लीजिए। विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीसीज का उद्भव हुआ, इसे ही विकास कहा जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। स्थिति एक, जैसे देखिए लाल भृंगों का समूह है, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार 2 प्रकार के हो गए, सभी भृंग लाल और एक भृंग हरा हो गया, केवल हरा रंग। कौवों द्वारा लाल भृंग का लक्षण, भृंग की संख्या में कमी। एक भृंग जिसका जनन हुआ, संतति भृंग हरा हो गया। हरे भृंग का झाड़ियों में मेल, कौवों द्वारा भक्षण में कमी। हरे भृंगों की संख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार आगे दिया हुआ है, निष्कर्ष यह निकाला गया कि हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि वह हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थी, यानी हरी झाड़ी में वो विलुप्त तो हो गया। यह प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि के अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे सम्मिश्र पर्यावरण में
और अच्छी तरह से रह सके। स्थिति 2 में होगा कि लाल भृंगों का समूह जनन के द्वारा रंग परिवर्तन हुआ, कुछ लाल हुआ, कुछ का रंग नीला हो गया। लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और नीलों की संख्या में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कौवे लाल और नील दोनों को पहचान कर खा जाते हैं। भृंगों की संख्या में कमी हो जाती है। अचानक हाथी आता है, भृंगों सहित झाड़ी को क्या करता है, रौंद देता है। संयोग से नीले भृंग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष यह निकलता है कि रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। यह संयोग की दुर्घटना थी कि दुर्घटना के कारण एक रंग का भृंग सम्मिष्ट बच गई, जिससे सम्मिष्ट का रूप बदल गया। अतः छोटी सम्मिष्ट में दुर्घटनाएं किसी जीन के आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि अपने जीवन काल में जो लक्षण प्राप्त किए जाते हैं इसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये जनन कोशिका डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं। यानी कि उपार्जित लक्षण जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा। जैव विकास में सहायक नहीं है। उदाहरण के लिए दिया गया है अल्पपोषकृष्ट भृंग में धार में कमी, जबकि अनुवांशिक लक्षण के बारे में दिया है ये लक्षण जो है वंशानुगत होता है। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव के विकास में सहायक है, जैसे मानव के आँखों व बालों के रंग में क्या होता है, का रंग जो है यह इसका एक लक्षण है। आगे देखिएगा, आगे है जाति उद्भव किस प्रकार होता है। पहला देखिए, जीन का प्रभाव उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग अलग होते हैं। दूसरा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर उप समष्टि यानी स्थानीय और अप्रवासी जनन जीन प्रभाव स्थानीय। आगे देखिए, अनुवांशिक विचलन किसी एक समष्टि के उत्तरोत्तर पीढ़ियों से जीन्स के बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। दूसरा होता है प्राकृतिक चुनाव, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करती है, और भौगोलिक पृथक्करण, जैसे देखिए जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसमें दो उपसमिष्ट के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसका भाग 2 बनाकर हम अपलोड कर देंगे अपने YouTube चैनल पर। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।